हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। और मैं फिर से लेकर आया हूं एक सीरीज आरआरबी एनटीपीसी। तो जो भी एस्पिरेंट रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चंस कराए हैं 30 क्वेश्चंस बहुत ही बेस्ट तरीके से कराए हैं। एकदम स्मार्ट ट्रिक जो भी यूज हो सकती थी वो सारी मैंने यहाँ पे यूज की है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ्स विद संदीप सर, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो जो मैं लाऊंगा तो उसकी अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इसमें बोर्ड मास लगेगा। देखो भाई, सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में बोर्ड मास का रूल लगता है। सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम उससे पहले भी ब्रैकेट ऑफ, यानी ब्रैकेट को सबसे पहले हमें सोल्व करना है। तो देखो इसको, देखो यहां से क्या आता है 20/33। मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये जो संख्या है रिवर्स हो जाएगी 7/20। 20 से 20 कैंसिल आउट, यहां से निकल के आ गया हमारे पास 7/33। अगर हम इस वाले ब्रैकेट की बात करें तो देखो भाई, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 2/3, 2/3 और 2/11। यहाँ से एलसीएम आ गया 33, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 6। तो यहाँ से क्या आ गया भाई 28/33। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन इन दोनों के बीच में। अभी आगे इसको भी सोल्व कर लेते हैं सबसे। अब जैसे आगे ये वाला जो बचा हुआ है पोर्शन, इसमें हम जो ऑफ वाला है वो सबसे पहले सोल्व करेंगे। ऑफ वाले टर्म को सबसे पहले सोल्व करेंगे। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 4 सते 28, 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये डिवाइड का साइन है, तो 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 7/4 मल्टीप्लाई 1/7, 7 से 7 कैंसिल आउट। यहाँ बचा हमारे पास 1/4। ओके, इसको मैं देखूं तो देखो ये मल्टीप्लाई का अगर मैं साइन लगाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये रिवर्स हो जाएगा 33/28। 33 से 33 कैंसिल आउट, 7 को 28, यानी कि यहाँ से आ गया हमारे पास 1/4, प्लस इधर से भी आ गया हमारे पास में 1/4। ठीक है, यहाँ से 1/4 आया, उधर से 1/4 आया, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बोर्ड मास का रूल लगेगा इसमें, और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक खोखला बेलन गोलीय कोष को 39 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली एक धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। कोष का वजन कितना है ना, कोष का वजन बताना है हमें। तो वजन बताने के लिए देखो इन्होंने बताया भी यहाँ पे कि जो घनत्व यानी कि डी, द्रव्यमान यानी कि एम, आयतन यानी कि वी, और यही होता है वजन यानी कि मास। तो मास कब निकलता है, जब डी का मल्टीप्लाई हम वी से कर देते हैं, है ना, तो इससे मास निकल जाता है। अब डी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 39, तो हम देख रहे हैं कि 39 के अंदर एक प्राइम नंबर छिपा हुआ है, कितना, 13। यानी कि जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा वो 13 से जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा। 13 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 13 से डिवाइड भी होगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन हमारा 13 से डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा। पहला देखो, 13 पंजे 65, 8, 13 78, और ये हो गया 8, 13 78, 13 पंजे 65। तो ये नहीं होगा, देखो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा डिवाइड 13 से। दूसरा देखते हैं 13 पंजे 65, तो ये भी नहीं होगा डिवाइड। ये देखते हैं 13 पंजे 65, 11, 13 91, 13 8 104, 12, 13 90 117 और 7, 13 6 78। देखो ये वाला ऑप्शन हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है, ये निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं। जैसे वॉल्यूम क्या होगा खोखले बेलन का, सॉरी खोखले गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब माइनस में आर क्यूब, ये हमारा गोले का, खोखले गोले का आयतन है, वॉल्यूम है। इसे हमें कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम देखेंगे कि डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 39 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके अंदर एक प्राइम नंबर है 13, तो ऑप्शन हमारा 13 से डिवाइड होगा। हम केवल इतना सा चेक करेंगे। हम यहाँ पे ओनली स्मार्ट ट्रिक देख रहे हैं, जो भी स्मार्ट तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और
आई होप कि आपको ये तरीके पसंद जरूर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक प्रौद्योगिकी फर्म की संपत्ति 2,50,000 से घटकर 2,12,500 हो जाती है। आपको बताना है कि प्रतिशत कमी कितनी हो रही, यानी कि हमें बताना है कि डिक्रीज कितना हुआ इन परसेंटेज। ठीक है, तो भाई पहले कितनी थी संपत्ति, देखो 2,50,000, और अब कितनी हो गई, ये हो गई हमारे 2,12,500। अब आंसर हमें परसेंटेज में बताना है, तो इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 5 25, यानी कि 500, 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 25। ओके, अगर इसको मैं आगे काटूं फर्दर तो ये 5 से ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया भाई 5 5 40 और 5 25, यानी कि 100 हमारी वैल्यू थी वो 85 हो गई। तो कितनी कम हो गई, 15 कम हो गई। तो ये जो 15 कम हो रही है कितने पे हो रही है, 100 पे हो रही है। अगर इसका परसेंटेज निकालें हम तो देखो डी परसेंटेज कितना हो गया, डिक्रीमेंट परसेंटेज, 100 से 100 कैंसिल आउट, 15% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो कैसा लगा तरीका आपको। अगर इसी क्वेश्चन को हम इसकी जो रियल वैल्यू है उससे करते तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता और आंसर हमारा वही 15% आता। तो इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करके तब सोल्व किया है। हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो आगे की वीडियोज बनेगी उसकी अपडेट्स जरूर आपको मिले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा बार हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 को चेक कर लेते हैं। 54 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 40 देखो भाई, 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 40 हो गया, 1 2 बार रिपीट हो रहा है। 47 देखो भाई, 47 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2 ही बार 47 रिपीट हो रहा है। 52 देखो, 52 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही बहुलक होता है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। यदि शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो मूल गोले का आयतन। देखो हमें लास्ट में पूछा क्या है, मूल गोले का आयतन। और मूल गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि 22/7 है, यानी कि जो भी आंसर होगा हमारा वो 22/7 से मल्टीप्लाई होगा। अब 22 के अंदर हम देख रहे हैं कि 11 एक प्राइम नंबर है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो हमारा 11 से मल्टीप्लाई जरूर रहा होगा। तो जो भी यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा उसमें 11 जरूर होगा। इट मीन्स वो संख्या 11 से डिवाइड जरूर होगी। तो हमें ऑप्शन देखना है कि 11 से डिवाइड कौन सा ऑप्शन हो रहा है। बस हमें ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं हमें। बस हमें तो लास्ट में देखना है कि 11 से कौन सा नंबर कट रहा है। और 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 8 और 3 11 और 8 19। ठीक है, ये कितना आया 19। दूसरा देखो 8 और 0 8, और ये आया 8। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया 11। अगर इन दोनों का डिफरेंस 11 आए या फिर 0 आए, इट मीन्स वो 11 से डिविजिबल है, 11 से उसका भाग जा रहा है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरा क्वेश्चन करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मुझे लग रहा है ये एक्चुअली में 49 है। अगर ये 49 भी है तो यहाँ रूट होना चाहिए। अगर ये रूट है तो देखो 49 प्लस में ये 4 माइनस 7 और ये 4 माइनस में 7, तो कितना हो गया भाई 53 माइनस 28 माइनस 7। अगर 53 में से मैं 35 माइनस करूंगा तो कितना बचा भाई 8 43 18 के अप्रोक्स आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई। एग्जैक्ट जो वैल्यू क्या है ये सही नहीं है वैल्यू, कहीं ना कहीं ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग इसमें प्रॉब्लम है। क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल था, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या के तुलना में
10 लड़के अधिक है। देखो भाई, ये बॉयज और ये गर्ल, तो जो भी लड़की है, सपोज करो लड़की एक्स है, तो लड़के क्या है भाई 10 ज्यादा है। वही तो कह रहा है क्वेश्चन। प्रत्येक लड़की के पास 3 पेंसिल है, प्रत्येक लड़की के पास 3 पेंसिल है, और प्रत्येक लड़के के पास 2 पेंसिल है। ठीक है, कक्षा में पेंसिलों की संख्या 170 है टोटल। अगर मैं इन दोनों पेंसिल को जोड़ूं तो कितनी आनी चाहिए? 170। हमें बताना है कक्षों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात। तो देखो भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस में 20 प्लस में 3x इज इक्वल टू 170। ओके, ये कितना हो गया भाई? 5x, 20 उधर जाएगा तो ये 150, और x की वैल्यू आ गई यहाँ हमारे पास 30। तो बॉयज कितने आ गए? देखो यहाँ पे बॉयज x की वैल्यू 30 रखेंगे तो 40 आ गई, और g कितने आ गई? गर्ल्स जी 30 आ गई। तो हमें बताना है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। तो गर्ल्स कितनी है भाई? यहाँ पे 30 है, बॉयज है 40, 0 से 0 कैंसिल आउट। हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो 3:4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन 2 व्यक्तियों के निकट से गुजरती है, उसी दिशा में चल रहे जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। 2 व्यक्ति हैं, देखो ट्रेन जा रही है इधर, सपोज करो, तो ट्रेन की स्पीड हम लेट्स मान लेते हैं कि L किलोमीटर पर आवर्स, और पहला जो व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर्स। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाती है? माइनस हो जाती है L-2, L-2। इसी तरीके से दूसरे सिनेरियो में जो व्यक्ति जा रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? L-4। यस और नो? रिलेटिव स्पीड। अब हम एक चीज जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेट होता है। ओके, अब पहले वाले केस में आप स्पीड देखो कितनी है भाई? पहले वाले केस में L-2। ओके, और टाइम कितना अच्छा, ये जो स्पीड है ये कितने है? किलोमीटर पर आवर्स में, किलोमीटर पर आवर्स में, और टाइम दिया हुआ हमें सेकंड में, यानी कि इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। तो यहाँ हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। और टाइम कितना ले रहा है भाई फर्स्ट केस में? 9 सेकंड। तो ये हो गई हमारी स्पीड और ये टाइम, तो ये क्या आ गया? डिस्टेंस। अगर दूसरा सिनेरियो चेक करें हम तो L-4 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 10 सेकंड। दोनों सिनेरियो से डिस्टेंस ही निकल के आ रही है तो दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। ओके, अब देखो भाई क्या कट रहा है? 5/18 से तो ये कट गया, और यहाँ देखो भाई 9L-18 इज इक्वल टू 10L-40। तो कितना आ गया? ये L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 40 में से 18 गया तो कितना हो गया भाई? 22 हो गया। तो ये आ गई 22 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, अब ये आ गई हमारी ट्रेन की स्पीड। जब हम ट्रेन की स्पीड को यहाँ पूछा क्या है? ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड को यहाँ पे रखेंगे तो टोटल ये डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब डिस्टेंस मतलब लंबाई, डिस्टेंस कह दें या फिर हम कह दें लेंथ, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ L की वैल्यू रखो भाई, 22 माइनस 2 कितना हो गया? 20। 5/18 मल्टीप्लाई 9, 9 से कट गया 2 टाइम्स, और 2 से कट गया 10, और तो हमारे पास कितना आ गया? ये 55 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस आ गई ट्रेन की वो कितनी आ गई? 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम सेकंड वाली इक्वेशन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ओके, 22 हो गया नहीं? 22 और 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बाकी काम बी और सी मिलकर करते हैं। बताओ कितने दिनों में करेंगे? तो देखो भाई, ए बी और सी, ए काम करता है 10 दिन, बी करता है 12 दिन, सी करता है 15 दिन। तो यहां से हम इनका टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क। इनका एलसीएम जो लेंगे वही टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60। तो देखो भाई, ये आ गया 6, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। ये एक दिन का काम आ गया, ए का और बी का और सी का। अब जो ए और बी है वो 3 दिन काम करते हैं, ए और बी
3 दिन काम करते हैं। तो ए का 1 दिन का काम 6 है, बी का 1 दिन का काम 5 है, तो कितना हो गया भाई 11 गुना 3, टोटल काम कितना हो गया भाई 33। अब हमें बताना है कि रिमेनिंग वर्क कितना है। 60 काम था टोटल हमारे पास, जिसमें से 33 ए और बी ने कर दिया, तो हमारे पास कितना काम बचा 27 काम। अब ये जो 27 काम है इसको बी और सी कितने दिनों में करेंगे। तो बी और सी का 1 दिन का काम देखो भाई, इसका तो बी का तो 5 है, सी का 9 है, तो 5 और 4 9, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 27 काम को 3 दिन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था भाई टाइम एंड वर्क का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है। देखो भाई दो धनात्मक संख्याओं का योग 67 और उनका गुणनफल कितना है 1012। उनका अंतर बताना है, हमें ये बताना है ये अंतर। तो देखो भाई यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा सकते क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, उससे आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। अब इसमें a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है, ए बी भी दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो कितना है 67, 67 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 और ए बी की वैल्यू कितनी है 1012। अब देखो इसे हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 67 का स्क्वायर हर किसी को याद तो नहीं होगा। तो देखो ये जो यूनिट डिजिट है ना वो देखो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 9 माइनस में इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4 दूनी 8, तो टोटल जो आंसर होगा हमारा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 1, उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 1, और ये किसकी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर की, और हमसे पूछा क्या है a माइनस बी यानी कि अंतर। अब सपोज करो जो ये अंतर है या तो अंतर ये होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा, इनमें से एक होगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो उनकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 आनी चाहिए 1। तो देखो इसका स्क्वायर करके देखो, तो इसमें तो 6 आएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो ये 9 आएगी, इसमें पॉसिबल है नहीं, इसकी 1 आएगी, इट मीन्स हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि इसकी तो 0 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट होगा। तो हमें पूरा सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम वही मेथड डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, तो जो भी रेलवे की तैयारी करने वाले भाई है वो जुड़ जाइए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेस्ट तरीके आप यहाँ पे सीख सके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 11 पहली संख्या और दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या और दूसरी संख्या और 20 का चतुर्थानुपाती कितना है भाई 36। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, देखो एक तो होता है हमारा तृतीयानुपाती, एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो तृतीयानुपाती के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, मध्यानुपाती के लिए होता है रूट ए बी, चतुर्थानुपाती के लिए होता है बी सी अपॉन ए। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि इस बार तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती पूछा है, नेक्स्ट टाइम आपसे मध्यानुपाती पूछ ले। ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो पहली और दूसरी संख्या देखो भाई, पहली संख्या सपोज करो हमने ए मान ली, ठीक है, और दूसरी संख्या हमने बी मान ली, ठीक है, तीसरी संख्या 20 है और चौथी कितनी है भाई 36 है। अगर मैं इसको लिखूं a बाई बी तो ये हो जाएगा 20/36। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं कितना हो जाएगा भाई 4 से कर लेते हैं ना, 5/9। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पहली दो संख्याओं का योगफल कितना है 14। तो देखो क्या 14 ही आ रहा है, 5 और 9 14, इट मीन्स यही इसकी रियल वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू भी सेम ही हो गई जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। तो पहली दो संख्या कितनी हो गई 5 और 9। अब पहली दो संख्याओं का हमें गुणोत्तर माध्य बताना है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए वाली वैल्यू कितनी है 5, बी है 9, तो कितने हो गए भाई रूट 45। रूट 45 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक देखो भाई, एक विद्यार्थी के 5 विषयों का औसत कितना है 72। देखो 5 विषय है, उसका औसत कितना है भाई 72 है।
और 3 अतिरिक्त विषय और हैं जिनका औसत 84 है। तो हमें बताना है इन सभी विषयों का औसत कितना है। मान लेते हैं ये डेविएशन मेथड है, औसत ज्ञात करने का डेविएशन मेथड है। वैसे तो हम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, ये होता है एवरेज। ओके, लेकिन यहाँ पे हम डेविएशन मेथड से सीखते हैं कि एवरेज कैसे निकलता है। अब सपोज करते हैं 8 संख्या का एवरेज हमने 72 ही मान लिया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों संख्या से, कि कितना ज्यादा है कितना कम है हमारा एवरेज। तो यहाँ ये 72 था और टोटल भी 72 है, इट मीन्स यहाँ तो 0 डेविएशन है, कुछ चेंजमेंट हमें करना ही नहीं है। अब यहाँ देखो ये जो 84 है ना हमारे एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये हमारा एवरेज से 12 ज्यादा है। तो टोटल संख्या कितनी है? 3। एक संख्या पे 12 है तो 3 संख्या पे कितना हो जाएगा भाई? टोटल 36। यस और नो? कितना हो जाएगा? 36। यानी कि हमारा एवरेज 72 है और 72 में कुछ ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअली कितना ज्यादा होना चाहिए? 36 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 36 तो टोटल है सम, लेकिन ये 36 कितनी संख्या में डिवाइड हो जाएगा भाई? 5। तो 5 विषय तो ये है विद्यार्थी की, 3 ये है, टोटल 8 विषय में ये डिवाइड हो जाएगा 36। तो अगर मैं इसको काटूं तो कितना आ जाएगा? 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 4.5 इतना ज्यादा होना चाहिए। यानी कि ये इसमें हम ऐड करेंगे 4.5 प्लस 4.5 इसमें ऐड करेंगे तो जो हमारा नया एवरेज निकल के आएगा वो 76.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करो ट्रेडिशनल मेथड से, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तृतीयानुपाती का क्वेश्चन आ गया ना भाई। अभी 6 और 18 का तृतीयानुपाती कितना है? P। तो P निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर कितना है भाई? 18 इंटू 18, ए की वैल्यू कितनी है? 6, 6 तिया 18, यानी कि 18 तिया 54। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 54 आ गई यहाँ पे। अब देखो P की जगह कितना लिख दिया हमने? 54। अब बोल रहा है कि 54 और 54 का तृतीयानुपाती Q है, तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई 54 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 54, यस और नो? 54 से 54 कैंसिल आउट, तो हमारा जो Q जो है, Q की वैल्यू कितनी आ गई? 54। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम वही मेथड डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट हो और बहुत ज्यादा शॉर्ट हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक मार्कर की कीमत कितनी है भाई? एक मार्कर की कीमत 43 रुपीज। एक दुकान में क्या होता है कि अगर आप 5 मार्कर खरीदोगे तो 2 आपको मुफ्त मिल जाएगा, यस और नो? अब आप खरीदने गए 5, 2 आपको मुफ्त दे दिए उठा के। अब एक बात बताओ, आपके कितने रुपए खर्च हुए भाई? 43 के अकॉर्डिंग आपने 5 मार्कर खरीदे तो आप वहां पे कितने रुपए पे करके आए? 215 रुपए पे करके आए। लेकिन मार्कर तो आप 7 ले आए। यानी कि देखो भाई मार्कर कितने ले आए? आप मार्कर कितने ले आए? 7। 7 मार्कर कितने रुपए के ले आए? 215 के। तो आपको बताना है कि एक मार्कर की कीमत कितनी होगी। तो 215 को आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 तिया 21, 0 7 7 30.37 30.7 के समथिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल था भाई। तो एक लाइट हाउस के शीर्ष से पूर्व की ओर 2 जहाजों के अवनमन कोण दिए गए हैं, 45 डिग्री और 30 डिग्री। जहाज एक दूसरे से 50 मीटर दूर है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो भाई ये लाइट हाउस है। ओके, 2 जहाज इस तरह से दिए हुए हैं, 2 जहाज का अवनमन कोण दिया हुआ है। तो अवनमन कोण जो होता है ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऊपर से होता है, ऊपर से, ये वाले। ठीक है, ये वाले होते हैं। अब होता है क्या है कि जो अवनमन कोण है वही उन्नयन कोण हो जाते हैं। तो देखो पहला कितना है हमारा? 45, उसके बाद कौन सा है? 30। तो ये वाला तो हो जाएगा 45 और ये वाला हो जाएगा 30। अब आपको हर एक ट्रायंगल का रेशियो पता होना चाहिए। आपको रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे यूज में लेते हैं, रेशियो से कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए आप मेरी सीरीज मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, एसएससी सीजीएल सीरीज, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे भी मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर वाइज अगर आपको जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एक्चुअली में रेशियो आया कैसे। देखो
अगर 45 डिग्री का एंगल है तो उसको रेशियो होता है 1 और ये भी 1, ठीक है। अगर 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज देखो, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो रेशियो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा √3, ये तो हो जाएगा √3, ओके, और ये हो जाएगा 1। अब एक बात बताओ भाई, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है, ये तो पहला जहाज लाइट हाउस और ये दूसरा जहाज, दोनों जहाजों के बीच की दूरी दी हुई है 50 मीटर, ओके, 50 मीटर। अब ये बताओ मेरे को, देखो ये पूरी तो कितनी लेंथ है, √3, और ये कितनी है 1, तो √3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, √3 माइनस में 1, तो √3 माइनस में 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी भाई, 50 अपॉन √3 माइनस में 1। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो नीचे आ गया 2, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, 2 से जब 50 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये आ गया 25 √3 प्लस में 1, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो देखो पिता क्या है भाई, 5 वर्ष पहले पिता की आयु f-50, उसके पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु भी 5 वर्ष पहले ये रही होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो कर दो भाई 3 गुनी, ठीक है। अब बताना है कि पिता अपने पुत्र से कितना बड़ा है, ठीक है। 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करो, आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ नीचे वाले इक्वेशन को, एक सेकेंड, नीचे वाले इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 3s माइनस में 15, ठीक है। f की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से रखूं तो कितनी आ जाएगी, 50 माइनस s माइनस में 50 इज इक्वल टू 3s माइनस में 15, ठीक है। अच्छा ये 50 क्यों लिख दिया मैंने, f एक्चुअली ये f-5 होना चाहिए, कि 5 साल पहले पिता की आयु है ना, तो ये 5 होना चाहिए, f-5 ना कि 50, तो ये यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, ठीक है। अब मैं सोल्व करूँ यहाँ पे तो ये s उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 4s हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो ये 60 आ जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15 आ जाएगी, यानी बेटे की आयु कितनी आ गई 15। अगर बेटे की आयु 15 तो पिता की आयु कितनी 35, क्योंकि दोनों का योग तो 50 है ना, तो हमसे पूछा है दोनों का डिफरेंस कितना बड़ा है, तो 20 साल का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई व्यापारी 1000 रुपए में 50 नोटबुक खरीदता है और सभी को 20% के लाभ पे बेच देता है, 1000 रुपए में खरीद के लाता है, 20% का लाभ कमा लेता है भाई, 200 रुपए का लाभ कमा लेता है, यानी कि 1200 रुपए में सामान बेचता है वो, कितने रुपए में, 1200 रुपए में सामान, और कितनी नोटबुक है 50 नोटबुक, तो 50 नोटबुक बेचेगा, तो भाई एक नोटबुक कितने रुपए की बेचेगा, एक नोटबुक 24 रुपए की बेचेगा, यस और नो। अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो 50 नोटबुक जब बेचेगा तो एक नोटबुक कितने की बेचेगा भाई, एक नोटबुक का एसपी आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस 24 रुपए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी राशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर। अब एक बात बताओ भाई, 4% की दर से हम कोई ब्याज, कोई राशि निवेश कर रहे हैं, ठीक है, ब्याज पे दे रहे हैं कोई राशि उधार। अब ये 4% क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 100 रुपए पे 4 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको, 100 रुपए पे 4 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको। अब एक बात बताओ, ये 5 वर्ष के लिए दे रहा है तो कितना ब्याज मिलेगा, 5 को 20। दूसरे केस में ये 3 वर्ष के लिए दे रहा है तो कितना ब्याज मिलेगा, 12%। पहले वाले केस में 20% ब्याज, दूसरे वाले केस में 12% ब्याज। अब वो कह रहा है कि साधारण ब्याज में अंतर 784 है। अब एक बात बताओ भाई, ये अंतर कितना हो गया भाई, 8% हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 784 दिया हुआ है क्वेश्चन में। पूछा क्या है,
उसी राशि को समान ब्याज दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अगर 8 वर्ष के लिए निवेश करेंगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी हमारे पास, तो कितना हो गया भाई, 8 वर्ष के लिए 4% की दर से कितना हो गया, 8 चौकू 32%। तो देखो भाई, 8 से 32 पे जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो अमाउंट को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 चौकू 16, यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर ए ही है यहाँ पे जिसमें 6 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक आयकर में 18% की वृद्धि होती है तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है। हमें बताना है आयकर की मूल दर क्या है। अब एक बात बताओ आप, अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, नेट पे प्लस टैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कमी होती है तो आयकर की मूल दर क्या है। नेट पे इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगी भाई हमारी टोटल पे। टोटल पे। अब एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे हमारी जो नेट पे है, टोटल पे हमारी 100 है सपोज करो, और यहाँ पे नेट पे है हमारी ये 80, और 20 रुपए हमारे टैक्स के कट रहे हैं। यस और नो, टैक्स के कट रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारी नेट पे 70 है तो जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा हमारा, 30। ये तो तब भी इतना ही आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर नेट पे हमारी घटेगी तो टैक्स हमारा बढ़ जाएगा, जितनी नेट पे घटेगी उतना टैक्स हमारा बढ़ जाएगा। तो दोनों का रिलेशन नेट पे और टैक्स में ये है कि नेट पे जितना हमारा घटेगा टैक्स उतना बढ़ जाएगा, नेट पे जितना बढ़ेगा टैक्स हमारा उतना घट जाएगा। बस वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयकर में वृद्धि। देखो कितना है भाई, ये जो हमारा टैक्स है, टैक्स देखो, टैक्स में वृद्धि कितनी दी हुई है, एक सेकंड, टैक्स में वृद्धि दी हुई है 18%। तो वो हमारी जो नेट पे है, एनपी से डिनोट कर रहा हूं भाई मैं, 2% कमी हो जाती है, ठीक है, 2%। यस और नो। अब देखो यहाँ पे टैक्स अपॉन नेट पे, तो क्या आ जाएगा रेशियो, 1/9। यस और नो। अब क्या बोला है, हमारे आयकर की मूल दर बतानी है। तो आयकर की मूल दर, आय जो ये टैक्स जो लगता है ना हमारा, टैक्स ये लगता है हमारा टोटल पे टोटल पे लगता है। अब एक बात बताओ, टैक्स हमारा 1 है, नेट पे हमारी 9 है, तो ये बताओ टोटल पे कितनी हो गई, टोटल पे हो गई हमारी 10। कितनी हो गई हमारी, 10। तो हमें क्या बताना है भाई, टैक्स इन परसेंटेज, तो कितना हो गया भाई, 1/10। टैक्स कितना है, 1, और टोटल पे कितनी है, 10 इंटू 100। अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो यहाँ पे 10% आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पहले समझाया, अगर ये समझ में आया होगा आपको तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना है, 4884, और दुकानदार 10% की छूट भी प्रदान करता है और 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो बताओ इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रॉफिट लॉस में आपको 3 ही चीज याद रखनी है, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी वो होता है जिसमें हम वस्तु खरीदते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है जिसमें वस्तु बेचते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस, एमपी होता है मार्केट प्राइस, सॉरी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। जो भी डिस्काउंट मिलता है हमारा, वो हमारा एमपी पे मिलता है, डिस्काउंट हमारा एमपी पे मिलता है, और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमारा सीपी पे मिलता है। अगर आपको इतना सा कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस का आता है, आप रेलवे का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अच्छे से कर सकते हो। देखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला और याद रखना है जो कि शॉर्टकट है। अगर मैं यहाँ पे सीपी और एमपी, सॉरी रिवर्स लिख दिया मैंने, थोड़ा उल्टा लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे एमपी और सीपी का रेशियो निकालना चाहूं डायरेक्ट, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस में डिस्काउंट या सॉरी प्रॉफिट या फिर लॉस, माइनस में प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन
100 माइनस डिस्काउंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भाई प्रॉफिट दे रखा है या फिर प्रॉफिट, सॉरी 8% प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे, तो हम 100 में प्रॉफिट ऐड करेंगे 8। देखो अगर लॉस है तो यहाँ माइनस होगा, प्रॉफिट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस में 8 करेंगे तो 108। ओके, यहाँ देखो 100 माइनस में डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है भाई हमारे पास 10%, तो कितना आ गया 9। तो अब देखो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, कितने से कट जाएगा भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये आ गया 10। अच्छा और भी कट जाएगा 6/5। तो हमारे पास एमपी और सीपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 6/5। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाए, अगर कोई छूट नहीं देंगे तो हम इस ये अमाउंट जो होगा हमारा, ये जो एमपी है मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट जो प्राइस है हमारा अंकित मूल्य है वही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाए, क्योंकि इसमें कोई छूट नहीं दे रहे। अब एक बात बताओ, ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया और कॉस्ट प्राइस 5 है, 5 वाली वस्तु हम 6 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। प्रॉफिट कितने का मिला, 1 रुपए का, कितने पे मिला, 5 पे मिला। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 20% आ जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया भाई 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 1440 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। अब एक बात बताओ, एक वर्ष में 8% ब्याज मिलता है तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 24% ब्याज मिल जाएगा। 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 24% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 1440 रुपए का ब्याज मिल रहा है। टोटल जो हमारा राशि यानी कि टोटल जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमेशा हम 100 मान के चलते हैं। ओके, और हमेशा 100% मान के चलते। अब 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1440, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भाई, 24 छिकी 144 60। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने 100% एज्यूम किया है, तो इसकी वैल्यू हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगी 6000 रुपए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु को 58% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में 74 रुपए की कमी की जाए, तो लाभ हमारा कितना प्राप्त होता है 52.5%। तो हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, एज्यूम करें एक बार, अगर एज्यूम करके देखते हैं इसको, सपोज करो हम एक ऑप्शन इसमें से पिक कर लेते हैं, सिंपल वाला ऑप्शन बी हमको ज्यादा सिंपल लग रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे उठाऊं तो वस्तु को 58% के लाभ पर बेचा जाता है। तो देखो भाई, सपोज करो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं ओनली, सीपी हमने मान लिया 2000। ठीक है, वरना तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा। और अगर 58% के लाभ पर इसको बेच रहे हैं तो देखो भाई इसका 58% निकालो, 116, 116 हो गए ये, यानी कि 1160 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो अब जो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1160, 3160 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि क्रय मूल्य में 20 की वृद्धि कर दी जाए 20 रुपए की, तो कितने हो गया भाई 2020 हो गया। और जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें 74 की कमी कर दी जाए, अगर इसमें से 74 रुपए में माइनस करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा 3100, 3100 में से 14 माइनस और कर दो तो कितना हो जाएगा 3086, ये आ गया। अब पूछा क्या है, तो लाभ कितना होगा। अब ये हमारा नया सीपी बन गया, नया सेलिंग प्राइस, ये हमारा नया सॉरी ये नया कॉस्ट प्राइस बन गया और नया सेलिंग प्राइस बन गया। अब देखो कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई, यहाँ पे 1000 जोड़ो तो 3020 और 66 और हो जाएगा, 3020 में 3000। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 1066, 1066 रुपए का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन परसेंटेज में निकालूं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो 1066 रुपए का लाभ हो रहा है किस अमाउंट पे 2020 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो मैं इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 0 से कट गया, ये 2 से काटो तो 2 पंजे और ये आ जाएगा 101। ठीक है,
अभी कितनी बार चला जाएगा? 101। और भी कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा? नहीं, 12 और 1 13, नहीं कटेगा 3 से। और कितने से कट रहा है ये? या फिर डायरेक्ट ही हमें काटना पड़ेगा, 101 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 101 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5000 और ये 300, 5300, 5330, 5330 हो जाएगा ऊपर। और उसमें हम डिवाइड कर देंगे 101 से, तो कितनी बार जाएगा? तो देखो भाई, ये जाएगा 505, 5 आ जाएगा 505, और यहाँ बच गया 28, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 3 बार तो जा नहीं सकता। 2 बार जाएगा तो 52.202, कितना बच गया भाई? 202 के बाद 72 बच गया, सॉरी 78, 78 बच गया। और पॉइंट लगाया, यहाँ एक जीरो और लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 6। ये तो 6 बार जा रहा है, यानी कि तो ज्यादा जा रहा है। इट मीन्स ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन देखो, थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है ये 52 पॉइंट, यहाँ पे 5 आना चाहिए, लेकिन 5 ना आके ये कितनी बार जा रहा है? 7 बार तो चला जाएगा, 707। यस, ये 52.7 आ रहा है, आना चाहिए 52.5। ठीक है, यानी कि इससे थोड़ा सा कम होगा। यानी कि जो वैल्यू हमने 2000 एज्यूम की है ना, उससे थोड़ी कम एज्यूम करो। तो उससे कम तो एक दिख रही है हमको यहाँ पे, कौन सी? 1900, 19। ठीक है, तो इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। हमने सबसे सिंपल वैल्यू यहाँ पे पिक की थी, लेकिन इससे बात नहीं बनी, लेकिन इससे हमें आइडिया लग गया कि भाई ये तो हो नहीं सकती, इससे थोड़ी कम होगी। तो कम वाली वैल्यू एक ही है, 1900, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1900। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, और कोई तरीका है नहीं इसका। है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मान लीजिए ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस में बी भी 20 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो बी के संभावित मानों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी, ये जो है ना, ये 20 से कम रहनी चाहिए। ए बी एक अभाज्य संख्या है और बी भी एक अभाज्य संख्या है। हमें पता है जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। इस तरीके से ये अभाज्य संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम इन दोनों का एडिशन करें तो वो 20 से कम रहे। तो हमें बताना है कि ऐसे संभावित संख्याएं या संभावित मान की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे मैं जो ए है, ए 2 रख देता हूं मैं। तो देखो भाई, 2 दूनी 4, यस और नो। और बी रख देता हूं यहाँ पे 3, तो कितना हो गया भाई? 7, जो कि 20 से कम है। तो एक मान तो ये हो गया। दूसरा मान देखो भाई, जो ए है उसको मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ, 2 रख दिया, इस बार मैं 5 रख देता हूँ, तो 25। ये तो ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 25 हम रख नहीं सकते, 5 हम रख, 7 भी नहीं। तो अब अगर मैं 3 रखूं यहाँ पे ए की वैल्यू, तो 3 3 9, प्लस में 2 आ गया, यानी कि ये कितनी आ गई? 11, जो कि 20 से कम है। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो, हमने 2 भी रख के देख ली, 3 भी रख के देख ली, और रख सकते हैं कुछ यहाँ पे। 5 रखेंगे तो वो ज्यादा चली जाएगी। अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे जो एक ए है उसकी वैल्यू वापस से मैं 2 रखूं, तो 2 दूनी 4, और बी की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 रख दूं, तो ये 9 आएगा, ये भी कम आएगा। ठीक है, और अगर मैं ए की वैल्यू वापस से 4 रखूं, 2 रखूं, 2 दूनी 4, ओके, और यहाँ पे मैं क्या रख दूं? 3 रख दिया मैंने, 5 रख दिया मैंने, 7 रख दूं, तो 7 और 4 11, ये भी सही आ जाएगा। अगर मैं वापस से इसकी वैल्यू 4, 2 रखूं, 2 दूनी 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रखूं मैं? 11, तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू अगर फिक्स कर रहा हूं, ए की वैल्यू कितनी कर रहा हूं? फिक्स कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे 2 ले रहा हूं मैं, यहाँ भी 2 ली है और यहाँ भी 2 ली है, और इसमें जो बी की वैल्यू है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। बी की वैल्यू मैंने एक बार यहाँ पे 3 रखी, ओके, एक बार 5 रख दी, और एक बार 7 रख दी,
और एक बार 11 रख दी। ठीक है, तो कितने संभावित मान आ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो भाई ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी है वो भी हमारी क्या आनी चाहिए? अभाज्य ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 15, ये क्या ये अभाज्य है? तो ये नहीं आ रही, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, यानी कि 4 ही कॉम्बिनेशन ऐसे हमारे बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 संख्या दे रखी है, हमें बताना है उनका एलसीएम। तो देखो भाई पॉइंटों में दी हुई है, तो पॉइंटों में दी हुई है तो उनका एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है, इन तीनों संख्याओं को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये संख्या जो पॉइंटों में दी गई है वो हमारी रियल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 500। ये कितनी हो जाएगी भाई हमारी? 320। और ये हो जाएगी हमारी 3। यही हो जाएगी ना 3। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो देखो भाई 25 इंटू 2 का स्क्वायर 400, तो 5 की पावर 3 करनी पड़ेगी, यानी कि 125 दूनी 250। ठीक है, तो 5 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3। इसको अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 32 क्या होता है भाई? पावर 5 32 होता है, और ये 10 है, 10 है तो 2 की पावर 6 करते हैं इसको, और यहाँ हो जाएगा 5। इसको कर देते हैं हम 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और 64 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए। ठीक है, अब देखते हैं हम 2 की पावर में जो मैक्सिमम है उसको हम रख लेंगे, यानी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर जो हमारी मैक्सिमम है वो हम रख लेंगे, तो 5 की पावर 3। और यहाँ पे जो 3 है उसको भी हम यहाँ पे रख लेंगे, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 64 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये एलसीएम पूछा है ना। तो एलसीएम तो कॉमन देखना था ना, सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। हमें हमें कॉमन वैल्यू देखनी है। एलसीएम तो कॉमन होता है ना, कॉमन जो होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 6, तो जो मिनिमम है उसको रखना है, क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 की पावर 2 यहाँ भी कॉमन है। 5 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3, तो 15, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 15 चौको 60। लेकिन ये 60 से भी नहीं आ रहा, कहाँ मिस्टेक करी है हमने? सही कर रहे थे हम पहले ही एक्चुअली में। ये जो हाईएस्ट पावर है हम वही लेते हैं, 2 की पावर 6, 5 की पावर 3। ओके, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 125 दूनी 250, 250 और 3 कितने हो गए भाई? 275, 375। 375 को जब 32 से 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो ये आ जाएगा 24,000। ये अमाउंट आ जाएगा 24,000। अब एक बात बताओ, हमने जब ये इस वैल्यू को सिंपलीफाई किया था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम जो फाइनल जो हमारा एलसीएम निकल के आ गया यहाँ पे, तो हम उसको 100 से वापस डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी रियल वैल्यू आ जाए। तो रियल वैल्यू कितनी आ गई? 240। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ले ताकि वो वैल्यू सिंपल बन जाए, उसके बाद हम उसका एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन किए हैं ये हम इजीली डिफरेंट डिफरेंट का एलसीएम भी निकाल सकते थे। जैसे 320 मैंने डायरेक्टली इनको इस तरीके से, ये तो 3 है ही अपने आप में, तो यहाँ से हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते थे जो हम छोटी क्लासों में निकालते थे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये डायरेक्टली ये वैल्यू इस तरीके से लिख दी। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन है वो हमें यहाँ पे लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, ई और एफ क्रमशः विकीर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु है। ए बी हमारे 60 दे रखी है, बी सी दे रखी है 65, डी सी 18 और ए डी 10। तो हमें बताना है ई एफ की लंबाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि जो ए बी और डी सी जो हमें समांतर भुजा दे रखी है, कितनी है भाई? ये 60 है,
और ये 18 है। तो जो भी समांतर भुजाएं दे रखी है ना, उनका हम डिफरेंस ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो भाई 60 माइनस 18 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 52, 42, 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंस क्यों लिया? डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई। ये हम चतुर्भुज एक चैप्टर है हमारा एडवांस मैथ का, उसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले को। इसके आधार पे ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डिटेल जानना है कि ये आया कैसे, तो इसके लिए मैं चैप्टर वाइज सीरीज लेके आ रहा हूँ। आप उसके लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर्स की आवर्स की चाल से चलता है और उसी चाल से 60 किलोमीटर वापस आता है, तो औसत चाल बताओ भाई कितनी होगी? औसत चाल क्या होता है? हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज जो स्पीड होती है वो हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 किलोमीटर जा रहा है, 60 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 100। टोटल टाइम देखो भाई, 20 किलोमीटर जाता है 1 आवर्स में, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर कितने में जाएगा भाई? 2 घंटे में। ओके, और 60 किलोमीटर जाएगा 3 घंटे में। तो ये आ गया हमारे पास टोटल समय 5, यानी कि जो हमारी एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अनुपात दिए हुए हमें और इस अनुपात को सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि ए अनुपात ई क्या होगा। अब देखो ए में क्या है भाई? 2 है और ई में क्या है? 4 है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो हमें इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किस तरीके से करते हैं एक बार देखिए भाई, यहाँ ए बी सी डी ई, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। तो ए बी कितना है? 2:3। बी सी कितना है? 4:5। और सी डी कितना है? 3:2। और डी और ई कितना है? 5:4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जैसे 3 है, इस 3 को आगे हम कॉपी कर देंगे। इधर ये 5 है, इसको इधर कॉपी कर देंगे। बैक में 4 को कॉपी कर देंगे, इधर ये 3 को कॉपी कर देंगे, आगे इस 2 को कॉपी कर देंगे। बैक में 3 को कर दिया था कॉपी, ठीक है, इसको 4 को कर दिया था। अब ये 5 है तो इसको इधर कॉपी कर देंगे। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, हमें ए वाला है उसको कैलकुलेट करो भाई। 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 पंजे 120। ई वाला करो भाई, 15, 15 दूनी 30, 30 को 120। अब ए और ई का रेशियो देख लो, 1:1, 1:1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि जो रेशियो है उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। बस हमें जो ये आगे की वैल्यू है उसको कॉपी करना होता है। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई वैल्यू आ जाएगी रेशियो की। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक मापक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है यदि उसके टुकड़े 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 9 मीटर 45 सेंटीमीटर और 40 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े के 3 टुकड़े को माप। भाई ऐसी कौन सी माप ले लें जिससे इन तीनों टुकड़ों को हम माप सकें? तो देखो, अगर इनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 700 प्लस में 35, 735, ये हो गए 945 और ये हो गए भाई 1050। बेसिकली अब हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वो वाली वैल्यू होती है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? इनका डिफरेंस ले लो और जो डिफरेंस मिनिमम आए उसको लो। तो डिफरेंस ये तो आ नहीं सकता मिनिमम, ये वाला मिनिमम आएगा। कितना आएगा? 55 और 50, 105। ठीक है, 105। तो 105 ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पे, 105 ही होगा। 55 यहां से हो गया और 50 इधर हो गया, हाँ 105 ही होगा। ठीक है, तो 105 आ गया, यहाँ से 105 आ गया, तो 105 ही एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। अगर मैं 735 को डिवाइड करूं तो ये 7 बार चला जाएगा, 735, यस।
इसको करूं तो ये 9 बार चला जाएगा, और अगर मैं इसको करूं तो 10 टाइम चला जाएगा। तो 105 सेंटीमीटर की माप एक ऐसी माप है, एक ऐसी माप है जो इन तीनों लेंथ की छड़ को माप सकती है। तो 105 इसका आंसर होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हमें चेंज करना होगा, इसको 5 कर लेते हैं। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 105 सेंटीमीटर ही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी एक काम को 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों 4 दिन तक काम करते हैं। देखो ए 12 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया भाई? 60 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। तो ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4। अब कर क्या रहे हैं भाई? दोनों 4 दिन तक काम करते हैं एक साथ, ए का 5 और बी का 9। तो 9 काम एक दिन का हो गया, तो 4 दिन का कितना काम हो गया? 36। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 60 था हमारे पास, 36 हमने कर लिया, तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो 24 है। अब फिर ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है, ए हमारा जो है वो काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि इस जो 24 काम जो हमारा बच गया, इसको बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 4 6 24, 6 दिन में पूरा करेगा। 6 days विल बी द आंसर। बी हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे जो बेस्ट तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 11 से विभाज्य है? मैंने बीच में भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। 11 से विभाज्य संख्या क्या है? हमें इस ऑल्टरनेट संख्याओं को जोड़ो पहले। 5 और 8 कितना हो गया? 13। 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ गया? 10। तो अगर ये संख्या यहाँ पे, ये संख्या या तो 0 हो या 11 हो, इट मीन्स वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। तो दूसरा चेक करो भाई, ये 7 और ये 12, 7 और ये 12, दोनों का डिफरेंस 5, यानी कि ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये वाला देखो भाई, 6 और 6, 6 माइनस 6 0, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। बस वही क्वेश्चन पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, बेहतरीन मेथड से हमने सोल्व करने का यहाँ पे प्रयास किया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो है उसकी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ में और भी अच्छे अच्छे मेथड्स के साथ में, स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, चलो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ में, अगले मेथड्स के साथ में। थैंक यू।